नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। उज्जैन की बाउंड्रिंग करने के लिए हो रही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मंत्री पहुंच गए हैं। किसी ने बैठक से पहले अस्पताल देखा तो किसी ने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। कैबिनेट ने महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक रखने की मंजूरी दी। इससे पहले कॉरिडोर का नाम शिव ट्रस्टी दिया गया था। इस नाम पर प्रबुद्धजनों ने आपत्ति ली थी। करीब 6 महीने पहले तैयार हुए नवनिर्मित प्रशासनिक संकुल में बाबा श्री महाकालेश्वर को साक्षी मानकर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इसमें शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के चरक अस्पताल का भी मुआयना किया गया और उसके बाद वह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दर्शन करने के बाद वह बैठक में शामिल होने पहुंचे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में शामिल होने से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए और वहीं मीडिया से बात की। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि महाकाल कॉरिडोर का नाम अब महाकाल लोक होगा। शिप्रा हमेशा बहती रहे, इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती रिवर लेक की तर्ज पर उज्जैन में भी शिप्रा के घाटों को विकसित किया जाएगा। चूंकि उज्जैन में राजा श्री महाकाल है और हम सब सेवक की तरह हैं। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उज्जवल क्रांति योजना में परिवर्तन किया गया है। योजना के लिए उम्र घटा दी गई है। आइए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जानते हैं कैबिनेट में हुए फैसले के बारे में। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर बना, प्रथम चरण पूर्ण हुआ, उसका उद्घाटन है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाबा जब से यहाँ विराजमान है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। कृपा तो सब पे बाबा की है और प्रार्थना भी उनसे यही है। कार्यक्रम और यात्रा माननीय प्रधानमंत्री की अच्छी हो, सुख सानंद संपत्ति प्रदेश पे हो। जो कॉरिडोर के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही, क्या आज नाम फाइनल हो जाएगा? कई विषय आज विचार में आने वाले हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं यहाँ पे। जो विषय आएंगे उसके बाद में फिर आपके बीच आता हूँ। सर, आज बड़ी कार्रवाई की गई है कि सेक्टर 2.0 एनआईए की और एमपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। आज की कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई है। जो उज्जैन का एक और इंदौर के 3 लोग पकड़े गए थे, उन चारों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 21 लोग पूछताछ के लिए आज हिरासत में लिए हैं। उनके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सारे हिरासत में लिए हैं। उनका भी जांच होगी, कनेक्शन पता करेंगे और उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। ये पूरे देश में हो रही है। जहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे वहाँ भी ये कार्रवाई हो रही है। देश के कई प्रदेश हैं। सर, उज्जैन, इंदौर और इसके अलावा भोपाल के अलावा और कौन से 8 जिले? क्योंकि 3 जिलों का नाम सामने, 5 और जिले। इसमें श्योपुर भी है, नीमच या रतलाम भी है और ऐसे 8 जिले। कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है कि मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी गई है। कहने का यह मतलब है कि बाबा महाकाल यह बैठक लेंगे, क्या मानते हैं? यहाँ के राजा हैं वो, सब कुछ हम उन्हीं के अधीन हैं। वो क्या, सभी अधीन है उसके। कॉरिडोर के नाम को लेकर सबसे सुझाव मांगे गए हैं, क्या नाम रखना चाहिए? आप बाबा महाकाल के भक्त हैं, हमेशा यहाँ आते रहे, तो आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए? अभी शिव सृष्टि एक अच्छा नाम है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को शिवराज की कैबिनेट समर्पित रही। कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के विकास कार्य पर करोड़ों रुपए की सहमति स्वीकृति मिली है। 22 जिलों में नल जल योजना के तहत 17,971 करोड़ स्वीकृति किए गए। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट सहित अन्य मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उज्जैन की हवाई पट्टी के लिए 80 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व में हवाई पट्टी 30 हेक्टेयर में सीमित थी, अब बढ़ाकर 41 हेक्टेयर कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि महाकाल की सवारी पर 11 लोगों का पुलिस बैंड निकलता था। कुछ लोगों के अनुपस्थित रहने की वजह से पुलिस बैंड अधूरा नजर आता था। कैबिनेट की बैठक में पुलिस बैंड के लिए 36 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब 47 लोगों का पुलिस बैंड धार्मिक आयोजन के दौरान मौजूद
रहेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुण्य सलील शिप्रा नदी के लिए प्रोजेक्ट बनाने की सहमति हुई है। शिप्रा नदी पर आवश्यकता अनुसार बांध भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा घाटों का भी विस्तार किया जाएगा। इस योजना का लाभ शिप्रा तट पर स्नान करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महाकाल विस्तारीकरण का योजना के प्रथम फेज को महाकाल लोक नाम दिया जाएगा। अब पूरा परिसर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव पास किया था। एक साल बाद 2018 में कॉरिडोर का टेंडर निकाला गया था। कांग्रेस की सरकार में पूरी योजना ठंडे बस्ते के हवाले हो गई। साल 2020 में एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने योजना को अमलीजामा पहनाने का प्रयास शुरू किया। पहले फेज पर 351 करोड़ खर्च किए गए और दूसरे फेज पर 310 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 22 जिलों में 9,197 गांव के लिए 17,971 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में नल जल योजना को अमलीजामा पहनाने की योजना को स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों को भी शहर की तरह नल जल योजना का फायदा दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं। शिप्रा मैया में पहले कुछ काम हुए, लेकिन अभी बहुत से काम करेंगे। तो एक नर्मदा जी का जल, लेकिन साथ में ऐसी संरचनाएं थी जिससे आसपास तालाब, छोटे डैम बन के सीवेज के पानी से भी मैया समृद्ध हो, जो बह बह के आए। और एक गंदे पानी के डाइवर्जन की जो योजना थी, उसको और विस्तार देके 590 करोड़ की एक अलग योजना, इसकी कल्पना, और इसको पूरा एकजाई करके फिर कैसे शिप्रा जी सदा प्रवाहित होती रहें और जो दूषित उससे मुक्ति मिले, उसके बारे में भी कैबिनेट ने सैद्धांतिक फैसला किया है। और एक उत्सव लगातार यहाँ चलते हैं महाकाल में। पुलिस बैंड, क्योंकि जब महाकाल महाराज की सवारी निकलती तो बैंड चलता है, तो वो उसमें और सदस्य चाहिए अवसर, उत्सव के अवसरों के लिए, क्योंकि राजा तो वो है। तो उसके लिए भी एक नई रचना बनी है जिसमें 22 या 35 लोगों की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महाकाल के ऑडिटोरियम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह ऑडिटोरियम के लिए 300 करोड़ रुपए का फंड कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, यह उनके पैसे में आ चुका है। गोविंद सिंह ने बताया कि अगर यह ऑडिटोरियम कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कराते तो यह मानता है कि वे सच्चे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। इससे साफ नजर आता है कि बीजेपी वाहवाही लूटने का काम अक्सर से करते आ रही है। नहीं तो क्यों, उसमें क्या बुराई? जब डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, चुनाव होना है, तो चुनाव में तो अगर आप कांग्रेस की मेंबरशिप ले सकते हो तो आप भी लड़ सकते हो। सर, भाजपा कह रही राजस्थान की सरकार संकट में है, 30 तारीख को मोदी जी का भी एक कार्यक्रम है राजस्थान। तो अब सरकार उनके कहने से संकट में है, तो उनको तो प्रचार करना, कहना, अपनी बात कहना है, हमें अपनी बात कहना है। मोदी जी अगर जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ के लिए धन दौलत, जो प्रदेश की व्यापारी बड़े बड़े पूंजीपतियों का 10.5 लाख करोड़ कर्जा माफ़ करके जो धन इकट्ठा हुआ है उसका वितरण करने के लिए जाएंगे, तोड़ फोड़ करने का काम करेंगे। जो उनका इतिहास है प्रजातंत्र में, भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। सरकारें तोड़ना चुनी हुई, मनमानी तरीके तोड़ फोड़ करके धन और लालच और सत्ता के बल पर अपनी सरकारें बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सिद्धांत है। न उनका संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र। एक ही गलियों पर 3 पाइपलाइन डाल दी गई है, मगर वहाँ पर जल के सोर्स नहीं। सरकार दावा करती है कि 91,000 करोड़ से 76 गाँव में पानी दिया जाएगा। भोपाल के हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा ने दावा किया है, मगर वहाँ ग्राउंड जीरो से देखें तो जल के सोर्स नहीं है, लेकिन पाइपलाइन डाल दी गई है। सवाल इस बात का है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में का रहने वाले
व्यक्ति हूँ और अधिकांश हमारे गांव में आना जाना रहता है, दौरे रहती हैं। लोक स्वास्थ्य यंत्री विभाग पूरे तरह भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका है। जो नियम है, जो एग्रीमेंट में प्रावधान थे एस्टीमेट में, उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा। गांव-गांव में पंचायत द्वारा डाली गई सीसी सड़कें पूरी उखाड़ कर लाइनें बिछाई दी गई हैं। 2-2, 3-3 वर्ष से लाइन बिखरी पड़ी हैं, कीचड़ है, मच्छर फैल रहे हैं, लोगों को बीमारी से लोग मर रहे हैं। और बाहर में सड़क, मकान के बाहर पाइपलाइन डाल के अपना एफसीडी कर ली है। नियमों को और मिल बांट के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है। जब सरकार में बैठे हुए सत्ताधीशों का भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण होगा तो फिर प्रदेश का सत्यानाश होना कोई रोक नहीं सकता। क्या सर राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दे देनी चाहिए? हम तो चाहते हमें दे दें। मालिश नगरी निकाय चुनाव में आज मतदान हुआ है और जिस तरह से जो रुझान अभी तक प्राप्त हुए हैं, किस तरह का नजर आ रहा है कि या जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस ने जीत फतेह हासिल की थी, उसी तरह से क्या सेकंड में फेस में नजर आएगा सर? इधर दरवाजे के पीछे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आम जनता पूरी तरह कांग्रेस का साथ दे रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए प्रजातंत्र की हत्या करने पर उतारू है। मनमानी तरीके से कई जो मतदाता गांव में दर्ज हैं उनको शहरों में दर्ज कराकर शासन का, प्रशासन का पूरी तरह से नंगा नाच करके फर्जी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के आक्रोश के कारण अब आगामी होने वाले जितने भी चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ही शांत होगी। सर, उज्जैन में आज कैबिनेट मंत्रालय से निकल के आज उज्जैन में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं महाकाल कॉरिडोर को लेकर। क्या मानते हैं सर, ये जो जिस तरह की आज कवायद मुख्यमंत्री ने करी है, कैसा मानते हैं? सवाल इस बात का है, कॉरिडोर के लिए बजट किसने मंजूर किया था? माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय 300 करोड़ रुपए महाकाल के कॉरिडोर के लिए उन्होंने अपने बजट में स्वीकृत की गए और उसको आगामी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया स्वीकृत देकर कॉरिडोर बनाने के लिए आदेश किया था। वही कॉरिडोर आज बनकर तैयार है और मोदी जी, शिवराज सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के लगातार आगे पीछे चलकर उनकी खुश करने में लगे हुए हैं। हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध था कि जिस व्यक्ति ने इसको शुरुआत की है, आप धर्म के नाम पर वोट कगाड़ने का काम करते हैं, जातवाद फैलाकर, भाई से भाई लड़ाकर। परंतु अगर अच्छा होता कि इस कॉरिडोर के उद्घाटन हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से कराते और मुख्यमंत्री जी अपना बड़प्पन दिखाते, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते, तो मैं उनको दोहराई धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से लाखों रुपए का खर्चा करके उज्जैन में कैबिनेट बैठक बुलाकर वाई लूटना, प्रचारित करना सरकारी धन का दुरुपयोग है। सरकार पूरी तरह से आर्थिक स्थिति शर्मा गई है। सरकार की तमाम लोग हैं जो निर्माण एजेंसियां हैं, उनके दो वर्ष से उनके पेमेंट नहीं हो रहे, भुगतान नहीं हो रहा।
और आप जाके कहीं तो चीता लाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए प्रदेश की गाड़ी जनता की टैक्स से प्राप्त की गई कमाई का धज्जियाँ उड़ाते हो, उस पर बर्बाद करने पर उतारू हो। और यहाँ प्रदेश में डंपी वायरस से गवालियर चंबल संभाग में जो गायों की हमारी मौत हो रही है, उनके प्रति सरकार के लिए न तो वैक्सीन है न वेटरनरी सर्जन है। करीब 1600-1700 वेटरनरी सर्जन के पद मध्य प्रदेश में स्वीकृत हैं। 1000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पशुपालन विभाग के औषधालय हैं, उनमें BFA और नीचे स्तर के कर्मचारी रहते वर्षों से ताले लगे हुए हैं। 1-1 फुट घास जम गई है। उनको देखने का न तो सरकार के पास पैसा है न व्यवस्था है। और 100 करोड़ रुपए चीता के लिए मोदी की वाह लूट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार आज जो उज्जैन में जो मंत्रिमंडल की बैठक बुला के भी अनुमानित है कम से कम 5 करोड़ रुपए का अपव्यय होगा। जबलपुर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। वहीं इस मौके पर जबलपुर जोन IG समेत जबलपुर SP भी मौजूद रहे। सर, आज पुलिस लाइन में चेकअप करने का कैंप लगाया गया है, किस तरीके से पूरा कैंप? हर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य हो गया, हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के स्वरूप सजग रहना चाहिए और जो मौसमी बीमारी वगैरह रहता है उसके से सतर्क रहना चाहिए। तो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी काफ़ी अनटाइमली ड्यूटी करते हैं, छोटे नोटिस पे चले जाते हैं, फिर उनका पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता क्योंकि अलग अलग जगह पे ड्यूटी जो मिलता वो खा लेते हैं। तो इसको लेके उनका स्वास्थ्य में समय पे कुछ समस्या रहता है। तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने आज जबलपुर ने काफ़ी पहल करते हुए इन सभी लोगों का एक यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपोलो संस्था महेश जी को और बेरानी जी को, जिनके अध्यक्षता में यहाँ सभी डॉक्टर्स आए हैं, और इस पूरा व्यवस्था के लिए SP जबलपुर को भी, क्योंकि अगर समय रहते हम लोगों को अपना शरीर में जो कमज़ोरी है या बीमारियां हैं पता चल जाता है तो उसको सुधारने में बहुत आसानी रहता है। तो मैं सभी हमारे कर्मचारियों को बोलता हूँ कि इसमें वो इसका लाभ लें और ये इसी समय ने हम बार बार आगे भी लगाते रहेंगे। और क्या है कि इसका स्वास्थ्य के प्रति और जो भी डॉक्टर्स के साथ समस्या होगा वो करेंगे, ना केवल हमारे कर्मचारी है, जो पुलिस लाइन में जो फैमिलीज़ रहते हैं, जो परिवार उनका रहता है, उनको भी हम लोग यहाँ चेकअप कराएंगे। सर, एक बुजुर्ग ने आज वेंटिलेटर भी आपको दिया है। हाँ, मैं उनका माफ़ करना, मैं उसका भूल गया हूँ। तो ज्ञान प्रकाश जी जो बुज़ुर्ग है, इनकी पत्नी के लिए उन्होंने पूरा मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा था, खास करके CO2 मॉनिटर है और बाईपैक मशीन्स है। उनकी पत्नी अभी स्वर्गवास हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने जो भी इक्विपमेंट उनके लिए खरीदा वो पूरा इक्विपमेंट अभी उन्होंने पुलिस हॉस्पिटल के लिए दान में दे दिया है। उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उज्जैन महाकाल में तो खुद ही महाकाल की सरकार है, बीजेपी क्या वहां सरकार बनाने जा रही है। हमारे सनातन में ये परंपरा रही है, जो वहां जा के सरकार चलाता है उसकी कभी सरकार नहीं चलती। नायक ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि यह उनकी पहली और लास्ट मीटिंग होगी। उज्जैन में तो पहले ही से महाकालेश्वर की सरकार है, सनातन सरकार। वहाँ कौन सी अलग सरकार बैठने के लिए जा रही है। हमारे अध्यात्म में ये धारणा भी है, कहावत भी है, परंपरा भी है कि जो वहाँ जाके सरकार चलाता है उसकी सरकार रहती नहीं है। जहाँ सर्वेश्वर स्वयं प्रकाश, अनादि अनंत, स्वस्फूर्त, नित्य, सनातन और अपरिवर्तनशील रहते हुए भी संपूर्ण परिवर्तनों के अधिष्ठाता
महाकालेश्वर शिव की जहाँ सरकार हो वहाँ एक अलग सरकार ये बैठाने की क्या ज़रूरत है, जो अधिकारियों की कृपा से चल रही है पिछले 20 सालों से। ये आखिरी मीटिंग है इनकी महाकालेश्वर में, इसके बाद ना होगी मीटिंग। नहीं, कोई परिणाम एक तरफा नहीं होगा। इस सरकार से जनमत उखड़ गया है और जो नगर स्वायत्त संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं वो वन साइडेड नहीं होंगे। कठिन चुनौती है बीजेपी के सामने। मैं कोटि कोटि जनता की सामूहिक चेतना के अंदर नहीं घुसा हूं जो चुनाव परिणाम को बता सकूं, लेकिन पिछले चुनाव परिणाम जो रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्डों ने 3 ऐसे युवकों को पकड़ा है जो कि एक युवती को नर्स की नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 रुपए ले रहे थे। सुरक्षा गार्डों ने 3 युवकों को पकड़कर अधीक्षक ऑफिस लेकर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ करने के बाद तीनों ही युवकों को गढ़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है तीनों आरोपी युवती को नर्स का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 50,000 रुपए लेने वाले थे। पत्र उससे पहले ही युवती को शक हो गया और उसने मेडिकल कॉलेज में पदस्थ अपने अंकल को इस पूरे मामले में अवगत कराया। तीनों ही युवकों को सुरक्षा गार्डों की मदद से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी भोपाल और एक सिवनी का है। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा निवासी प्रियंका की कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सुनील पटेल से पहचान हुई थी। सुनील ने युवती से कहा था कि हम आपकी मेडिकल कॉलेज में नर्स की नौकरी लगवा देंगे, उसके एवज में 50,000 रुपए देने होंगे। आज प्रियंका छिंदवाड़ा से जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां आरोपियों ने उसे नियुक्ति पत्र दिया, तो जिस पर उसे संदेह हुआ और उसने मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल रूम में पदस्थ अपने अंकल को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा गार्डों की मदद से 3 युवक सुनील पटेल, अजय पटेल और राजकुमार को पकड़ा गया और पूछताछ की गई। तीनों युवकों को पकड़ने के बाद सुरक्षा गार्ड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास ले गए, जहां आरोपियों के पास से प्रियंका के नाम का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी मिला। मुख्य आरोपी सुनील पटेल ने बताया कि सिवनी में रहने वाले आलोक कुमार के यहाँ वह प्यून का काम करता था। उसी के कहने पर प्रियंका को नियुक्ति पत्र देने जबलपुर आया था। मेडिकल कॉलेज प्रबंधक ने तीनों ही युवकों को गढ़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने उसने जानकारी जुटा रही है। जी भैया, ये कौन है और आपको कैसे सूचना मिली थी कि ये लोग? मेरी भतीजी प्रियंका चौरिया छिंदवाड़ा में प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती है। उसको कहीं से कॉल आया कि आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्टाफ नर्स संविदा की भर्ती निकली, उसमें अप्लाई किया था, आप जबलपुर आ जाओ, हम आपको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके पश्चात कुछ हमारी जो भी राशि है 50,000 के आसपास वो आपको देना पड़ेगा। हम आपको पहले ज्वाइनिंग कराएंगे, उसके बाद पैसे देंगे। तो हमने भतीजी से कहा कि ठीक है, आ जाओ मेडिकल कॉलेज में देखते। ऐसा तो होता नहीं है हमारे मेडिकल में कि डायरेक्ट इंटरव्यू ना हो और हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। हमने कहा आ जाओ। आज जब हमारी भतीजी 2:30 बजे आई तो ये जो तीनों डिफेक्टर जो थे काम करने वाले, ये तीनों एक एक करके मिलने के बाद इन्होंने 2-3 घंटे घुमाया कि अभी आपका इंटरव्यू होगा, अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर आपको लेटर मिलेगा। 4:30 बजे के आसपास इन्होंने बिना इंटरव्यू बिना कुछ हुए हमारी भतीजी के पास आके ज्वाइनिंग लेटर दिया। मैंने पूछा भाई ये ज्वाइनिंग लेटर तो भोपाल का? बोले हाँ, ये सब वहीं से होता है। मैंने कहा पहले मैं इसको वेरीफाई करूँ कि क्या कंडीशन है, सही भी है या गलत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उतने में जैसे ही मैं वेरीफाई करने आया तो गार्ड लोग पूरे आ गए, क्योंकि मुझे पता था कि ये टोटल फर्जी वाला है। तो मैंने अपने संबंधित विभाग को सूचना करके बुला लिया था। तो उसी समय तीनों को दबोचा और जब पता चला कि ये लेटर फर्जी है, इससे कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, उस आधार पर फिर हमने भतीजी को बोला कि बेटा ये ऐसा मामला था, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये फर्जी लोग कहाँ के हैं, क्या नाम है इनका? ये वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो बताएंगे। आपका नाम बताइए। राजू मस्के। कहाँ के रहने वाले हैं? मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
ये पूरा मामला सिक्योरिटी गार्ड द्वारा हमारे पास लाया गया। ये डॉक्यूमेंट है प्रियंका चौरिया है, संविदा नर्सिंग अधिकारी के लिए है। उसमें मेंशन है कि शासकीय एनसीवी मेडिकल कॉलेज जबलपुर, और ये भोपाल से कोई पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र की पूरी विस्तृत जानकारी के लिए और इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इनको मिशन संचालक को पत्र लिखा जा रहा है और सीएमएचओ को इसकी सत्यता जानने के लिए। ये तीनों लोग कौन है और कहाँ के हैं? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, ये तीनों लोग कौन हैं और कहाँ के हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो भोपाल विभाग का एक पेपर भी उन्हें दिखाया गया है युवती को, और उसके द्वारा यहाँ पे मेडिकल बुलाया गया है, उसको ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहे थे वो भोपाल के पेपर में। उसके लेटर के संदर्भ में, उस लेटर के संदर्भ में अभी हमारी तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो है इसकी पहले जांच के लिए हमने जहाँ से जो पत्र जारी हुआ है भोपाल से, वहाँ हम लेटर लिख रहे हैं और वो जो संबंधित हैं उनको थाना प्रभारी को भी उसकी कॉपी दी जा रही है। थाना प्रभारी अपने लेवल पर उसकी जांच करेंगे। लंपी वायरस को जबलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रारंभिक तौर पर जबलपुर जिले में लंपी वायरस से संभावित 2 से 3 पशु मिले हैं, जिनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद लंपी वायरस की पुष्टि हो पाएगी। वहीं मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर जिले में अभी तक संभावित मामले ही देखने को मिले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने द्वारा अपनी तैयारियां की जा चुकी है। वहीं वायरस से बचाव के लिए पशुओं को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। 50,000 डोजेस की डिमांड राज्य सरकार से की गई है। जिन जिन क्षेत्रों में लंपी वायरस के संभावित पशु मिले हैं, उन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन तेज गति से कराया जाएगा। वहीं जिले से बाहर से किसी भी प्रकार से पशुओं का आना नहीं होगा। खरीदी बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। वहीं वायरस को लेकर 144 धारा लगाई गई है। जिन क्षेत्रों में संभावित संक्रमित पशु मिले हैं, उन क्षेत्रों में रिंग वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा और पशुओं को वैक्सीनेट किया जाएगा। 50,000 वैक्सीन की डोज संभवत 27 और 28 सितंबर तक जबलपुर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जन भागीदारी से भी वैक्सीन ली जाएगी। लंपी वायरस का है ना कुछ है ना सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे, मतलब है ना सिम्टम्स में लग भी रही है, बट फिर भी है ना सैंपल कलेक्शंस करके ऊपर इमीडिएटली भेजा गया है। उसको सैंपल का ना टेस्ट होने के बाद है ना हम लोग इसको कंफर्म कर पाएंगे, बट फिर भी है ना वेटनरी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने अलर्ट किए हैं। 144 आदेश है ना लागू हैं। कोई भी कैटल हमारे ज़िले के अंदर है ना प्रवेश नहीं करने का या ट्रांसपोर्टेशन नहीं करने का, खरीदी बिक्री का भी है ना रोक है ना लगी हुई है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन है उसको है ना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी हमारे कितने भी है ना गौशालाएँ हैं उसमें वैक्सीनेशन ऑलरेडी चालू हो गया है। 50,000 डोजेस है ना हमको आई थिंक 27-28 तारीख तक है ना मिलने की ना संभावना है। उसमें स्पेशली हम कहाँ है ना सिम्टम्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका एक रिंग वैक्सीनेशन कहता है कि मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में चिन्हित करके मतलब है ना पहले चरण में ना वहाँ है ना वैक्सीनेशन करने के लिए। इसके अलावा इवन जनभागीदारी से भी लोग है ना मतलब है ना सपोर्ट कर रहे हैं। एडिशनल डोजेस है ना हम लोग है ना बुलाने के लिए भी है ना हम लोग ऑलरेडी ने प्लानिंग कर लिए हैं, बुलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुझे लग रहा है किसान डेफिनेटली हम लोग है ना पूरा डिपार्टमेंट पूरा प्रशासन है ना उनके साथ खड़े रखेगा। सर कितने अभी तक क्वारंटाइन किए गए हैं, कितने गाय ऐसे कुछ जो पाए अभी तक आई थिंक मुझे लग रहा है 2 केसेस है ना मेरी नॉलेज में, एक बरेला में एक ना दूसरा कुछ एरिया में आई थिंक गोरखपुर एरिया में ना इस प्रकार का 2 आए हैं। सभी जगह ना सैंपल कलेक्ट किए हैं, ऊपर भेजा गया। इस नवरात्रि गरबा महोत्सव 2022 को गुलाबी नगर 80 फीट रोड बाग सिवनिया में संपन्न हो रहा है। ये जानकारी आयोजक देवेंद्र पंकज परमार ने मीडिया को कोरोना के बाद इस क्षेत्र में पहला आयोजन संपन्न हो रहा है। अगर आप भी डांडिया महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 8817410584 और 7828367107 पर। नमस्कार, मेरा नाम पंकज परमार है और हम रॉक पीडी स्टार से हैं और हमारे यहाँ पे भव्य गरबा हो रहा है। अभी तक हम छोटी लेवल पे करवा रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार आपके ही क्षेत्र में हम बड़ी लेवल पे करवाने जा रहे हैं। यहाँ कम से कम 600 से 700 लोग आने वाले हैं और हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं समथिंग 150। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी आएं और यहाँ पे गरबा का आनंद लें। सर कहाँ पे हो रहा है ये गरबा उत्सव? गरबा हो रहा है सर ये गुलाबी नगर HP पेट्रोल पंप के पास। सर कौन सी तारीख को होगा? ये 30 तारीख को रहेगा, 30/9/2022। सर इसके लिए क्या आप एडवांस में सिखा भी रहे लोगों को? डांस सिखा रहे हैं, गरबा सिखा रहे हैं? जी, 1 तारीख से ये स्टार्ट है गरबा। 1 तारीख से क्लासेस चल रही थी और अभी खत्म होने वाली है और अब 30 तारीख को इसका फाइनल रहेगा।
सर आपसे संपर्क करने के लिए आदमी कहाँ आपसे मुलाकात करे, किस प्रकार संपर्क करेगा? हमारे नीचे नंबर दिए जाएंगे, वहाँ पे आप हमें कॉल कर पासेस भी ले सकते हैं। 100 रुपये पासेस का चार्ज रहेगा। दीदी, कोविड के बाद में पहला ये आयोजन ऐसा देखने को मिल रहा है गुलाबी नगर में, किस नजर से आप देख रहे हो इसको? सर ये नजरिया मतलब अब 3 साल के बाद जो भव्य गरबा का आयोजन देखा जाए तो चारों तरफ ही गरबे का आयोजन हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ा भव्य गरबा का आयोजन किया है वो हमारे देवेंद्र सर एंड पंकज सर ने किया है। और यहाँ महिलाएं और गर्ल्स जो भी मतलब बड़े जोर शोर से गरबे की प्रैक्टिस कर रही हैं और उतनी ही उत्तेजना से वो सीख भी रही थी। और मुझे लगता है ये आयोजन बहुत अच्छा होने वाला है और मेरी ये प्रेरणा है इन बच्चों ने जो आज कदम उठाया है यहाँ से वहाँ तक के लिए कि सबको इस चीज फील्ड में लाना चाहिए और आना भी चाहिए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इनसे कांटेक्ट करें, सीखें और गरबे का आनंद लें। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।